जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं गौरव ज्ञान धारा 7300 प्लस बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें अपन मनोविज्ञान और एक तरफ आपकी यहाँ पे भूगोल तो कंप्लीट हो गई है 7300 की, और हिस्ट्री चल रही है। तो इस कंप्लीट बुक को अपन रिवीजन करने वाले हैं। बने रहिएगा क्लास के एंड तक। मनोविज्ञान में हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत से कमेंट आए थे भी सर, क्वेश्चनों के नीचे जो थ्योरी दी गई होती है, उनको व्याख्या दी गई होती है, उन व्याख्या को भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पढ़ देंगे, ठीक है। आप खुश हो। चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जो भी रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करना, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले और पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। आज हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा बुद्धि, संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन। इस टॉपिक का इस क्लास में अपन रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बुद्धि के बारे में सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। तो एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यह सामंजस्य यानी अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, एकदम सही है। और यह व्यवहार की गुणवत्ता में से आंकी जाती है, एकदम सही है। लेकिन यह स्थायी व अपरिवर्तनशील विशेषता है, यह गलत हो जाएगा। तो बुद्धि के बारे में कौन सा सत्य कथन नहीं है, तो यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता नहीं है। जन्म के बाद बालक की आयु बढ़ने के साथ बुद्धि के प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है, साथ ही वातावरणीय परिस्थितियों के साथ भी बालकों की बुद्धि पर कुछ प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है, तो वुडरो का कथन हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है, तो वो मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत क्या है, तो वो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है तो गिलफोर्ड का सिद्धांत हो जाएगा, गिलफोर्ड का, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है, किस वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, यानी किस 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु है वो 14 वर्ष है, तो वह कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा अभी, प्रतिभाशाली कहलाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु है वो 14 वर्ष है, तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको करेंगे भी, जिस बालक की बुद्धि लब्धि यानी IQ 140 है तो उसे प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। 14/10, 14/10 इंटू आ जाएगा आपका यहाँ पे 100, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 140 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है मानसिक आयु अपोन में, मानसिक आयु अपोन में होता है आयु और इंटू होता है 100 से। तो मानसिक आयु कितनी है, 14 है, और आयु कितनी है बच्चे की, तो ये 10 वर्ष का है, इंटू 100 से करेंगे तो ये 140 हो जाएगी, ठीक है। और 140 वाला किस में आता है, प्रतिभाशाली में आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, थायरनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, तो वो बहुतत्व सिद्धांत से हो जाएगा, बहुतत्व सिद्धांत से। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं, तो वो जड़ बालक बोलते हैं उसको, जड़ बालक। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है, तो वो विशिष्ट तत्व है, वो नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में 3 आयाम सम्मिलित है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। विशिष्ट तत्व विशिष्ट तत्व नामक कोई आयाम त्रिविमीय मॉडल में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, तो वो आपका राइट आंसर होगा थ्रस्टन हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, थ्रस्टन। नेक्स्ट देखिएगा, एक 16 वर्षीय किशोर की आयु
एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? तो वो किस श्रेणी में आएगा? तो वो आ जाएगा औसत बुद्धि में आ जाएगा, क्योंकि मानसिक आयु 15 अपॉन में आयु 16 और इंटू इसको कर लेना 100 से, तो ये आपके पास में इसकी IQ आ जाएगी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो औसत बुद्धि में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, निम्न में से बुद्धि में बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो थारनडाइक ने किया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन थारनडाइक द्वारा किया गया। बिन्ने द्वारा बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत और स्पीयरमैन द्वारा द्वितत्व सिद्धांत तथा थ्रस्टन द्वारा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब तो खुश हो ना, इस प्रकार से व्याख्या पढ़नी होगी। ठीक है भाई, चलो। और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता की बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो ये थ्रस्टन हो जाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सामान्य तथा विशिष्ट बुद्धि को किसने स्वीकार किया था? तो ये स्पीयरमैन ने स्वीकार किया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भाई, बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण में 1905 में प्रश्नों की संख्या क्या थी? तो 30 प्रश्न थे भी, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन करता कौन थे? तो ये स्पीयरमैन हो जाएंगे, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि का संबंध किस चिंतन से है? तो वो हो जाएगा अभिसारी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि का संबंध है वो अभिसारी चिंतन से है, जबकि अपसारी चिंतन होता है ना, वो सृजनात्मकता से संबंधित होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि है वो 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो उससे है वो सामान्य में वर्गीकृत किया जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। बुद्धि और लिंग के संबंध में हुए शोध स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता और न ही लड़के अधिगम बुद्धिमान होते हैं, न ही लड़के हैं वो अधिक बुद्धिमान होते हैं और न ही लड़कियां। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो वो अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण विशेषकर अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में लिखित भाषा का उपयोग होता है और उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। इसीलिए अशिक्षित व्यक्तियों के बुद्धि मापने हेतु अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया, जिनमें चित्रों, संकेतों आदि के माध्यम से बुद्धि मापन होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। भौतिक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझना एवं उनका संचालन करना किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? तो वो मूर्त बुद्धि का कार्य हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं भी, अपने शैक्षिक प्रदेश जो क्लास है, शैक्षिक प्रदेश की आपका जो टॉपिक है, उस शैक्षिक प्रदेश की एक ही क्लास लगाई है। लगभग वो 1 घंटे 15 मिनट की क्लास है, तो वो क्लास आप जरूर देख लें। एक ही क्लास में पूरा का पूरा रिवीजन करवाया गया है। 1 घंटे 15 मिनट या फिर 19 मिनट की वो क्लास है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर के देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, सामान्य तत्वों व सामान्य योग्यताओं के प्रकृति होती है। तो सामान्य तत्व व सामान्य योग्यताओं के प्रकृति होती है, तो वो जन्मजात होती है। नेक्स्ट देखिएगा, विशिष्ट योग्यताओं की प्रकृति कैसी होती है? तो अर्जित होती है। यानी स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत में 2 प्रकार के कारक बताए गए हैं। एक तो सामान्य कारक जी फैक्टर तथा एक विशिष्ट कारक होता है एस फैक्टर। सामान्य कारक सामान्य मानसिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है तथा जन्मजात होता है, और विशिष्ट कारक है वो विशिष्ट योग्यताओं को प्रदर्शित करता है जो अर्जित होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यताएं अनेक एवं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। विशिष्ट योग्यताएं अनेक एवं एक दूसरे के
स्वतंत्र होती है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यताएं प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण में कारकों की संख्या, तो कारकों की संख्या कितनी है? तो 180 हो जाएगी। गिलफर्ड के प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण में कारकों की संख्या 180, नवीनतम शुरुआत में 120 और इसके पश्चात 150 और अंततः कितनी है? 180 हो जाएगी। ठीक है, पहले शुरुआत में 120 थी, 120 के बाद 150 हुई और उसके बाद में अंततः 180 होगी कारकों की संख्या। निम्न में से प्रज्ञा संरचना सिद्धांत की विमा क्या है? तो ये सभी हो जाएगी। संक्रिया है, उत्पादन है, विषय वस्तु है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो भी, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक थारनडाइक हो जाएंगे, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि का मात्रा सिद्धांत थारनडाइक के बहुखंडन सिद्धांत को ही कहा जाता है। आगे देखो भी, ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास को किन अवस्थाओं में बांटा है? तो वो हो जाएगा 3 अवस्थाओं में बांटा है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा संभव है, तो ये ज्ञान का मापन, कौशल का मापन और प्रगति का ज्ञान, ऑल ऑफ दीज आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है पोर्टियस भूलभुलैया टेस्ट किस आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है? तो वो 3 से 14 वर्ष के लिए उपयुक्त रहेगा। पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण स्टेनले पोर्टियस द्वारा बनाया गया और इस परीक्षण द्वारा 3 से 14 वर्ष के बालकों की बुद्धि का परीक्षण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत क्या है? तो वो हो जाएगा बहुकारकीय हो जाएगा। क्या है भाई? बहुकारकीय। आगे देखो भी, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता अथवा विभिन्नता को समझने की योग्यता को गिलफर्ड ने क्या नाम दिया? तो वो संबंध नाम दिया। नेक्स्ट देखो भी, वह चिंतन जिसका परिणाम सही या श्रेष्ठ प्रतिक्रिया होती है, तो वो होता है अभिसारी, 1 नंबर हो जाएगा। अभिसारी चिंतन उस प्रकार का चिंतन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति सही या श्रेष्ठ प्रतिक्रिया करता है। आगे देखो भी, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना की गई है, तो वो पिरामिड की गई है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा संवेगों को जागृत करना, संवेगों को जागृत करना। अगला क्वेश्चन देखो भी, बुद्धि के वर्ग घटक सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो ये जी थॉमसन हो जाएंगे, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। थॉमसन का प्रतिदर्शन सिद्धांत ही वर्ग घटक सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दार्शनिक, साहित्यकार, कवि, डॉक्टर बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि आवश्यक होती है? तो वो अमूर्त बुद्धि होनी चाहिए। किस बुद्धि के व्यक्ति कारीगर, मैकेनिक आदि बनते हैं? तो वो मूर्त बुद्धि के व्यक्ति हैं, वो कारीगर, मैकेनिक आदि बनते हैं। कारीगर, मैकेनिक के कार्य करने हेतु व्यक्ति को हस्तकौशल द्वारा वस्तुओं का संचालन करना होता है, इनके लिए मूर्त बुद्धि उपयोगी होती है। आगे देखो भी, अगला क्वेश्चन है, एक बालक रहस्यात्मक खोजों की ओर आकर्षित होता है, यह किस प्रकार का बालक है? तो ये सृजनात्मक बालक हो जाएगा। सृजनात्मक बालक की विशेषताओं में मुख्यतः साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति, जटिल, अपूर्णता, असमरूपता के प्रति लगाव, अधिक जिज्ञासा में प्रवृत्ति और समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील। बी के पासी द्वारा सृजनात्मक परीक्षण कब बनाया गया? तो ये 1972 में बनाया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहंदी के शाब्दिक परीक्षण से सृजनात्मकता के किन घटकों का मापन होता है? तो वो सभी, यानी प्रवाह, मौलिकता और विविधता, इन सभी का होता है, इन सभी घटकों का मापन होता है। सृजनशील चिंतन की अवस्था है, तो वो सभी हो जाएगा, तथ्य संग्रह, समरण और वर्गीकरण, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। परंपरागत विचारों से हटकर क्षमता की अभिव्यक्ति को सृजनशील किससे बताया? तो वो बताया है सिम्पसन ने बताया था। ठीक है, सिम्पसन, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में बात करता हूं, टॉरेंस ने सृजनात्मकता का कौन सा परीक्षण नहीं बताया? तो वो वाक्य पूर्ति, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में है, संवेगात्मक बुद्धि संबंधी निष्पादन मॉडल किसने दिया था? तो वो गोलमेल ने दिया था, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती, किसने कहा था? तो ब्लूम ने कहा था भाई, ब्लूम ने कहा था।
प्रथम संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? तो वो केटल ने बनाया था, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग ना कर सिर्फ संकेतों, चित्रों आदि का प्रयोग किया जाता है और उन्हें किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के बुद्धि मापन हेतु उपयोग लिया जा सकता है। यह परीक्षण संस्कृति मुक्त परीक्षण कहलाते हैं। प्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल द्वारा CFIT कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट नाम से 1949 में बनाया था। नेक्स्ट देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। गार्डनर के अनुसार आत्मबोध हेतु उपयुक्त है, तो वो अंतः वैयक्तिक है, वो उपयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भी, वयस्कों के लिए सर्वोत्तम परीक्षण माना जाता है, तो वो वेशलर वैल्यूब परीक्षण माना जाता है। वेशलर वैल्यूब परीक्षण माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमेल द्वारा प्रतिपादन संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? तो वो आत्मसंतुष्टि हो जाएगा भाई, आत्मसंतुष्टि यानी 2 नंबर हो जाएगा। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई आप? तो आप उससे बातचीत करेंगे भाई, आप उससे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट देखो भी, स्टैनफोर्ड बिन्ने स्केल से एक व्यक्ति के निम्न गुण को मापा जाता है। स्टैनफोर्ड बिन्ने स्केल से एक व्यक्ति के निम्न गुणों को मापा जाता है, तो वो बौद्धिक को मापा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। क्लास आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखो अभी, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा संवेगों की आत्म अवधारणा। संवेगों की आत्म अवधारणा 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। संवेगात्मक बुद्धि का क्षमता एबिलिटी मॉडल शेल्वे तथा मेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इस मॉडल में 4 क्षमताओं को सम्मिलित किया गया है। पहला है संवेगों का प्रत्यक्षण, दूसरा है संवेगों का उपयोग, और तीसरा है संवेगों को समझना, और अगला है चौथा है संवेगों का प्रबंधन। ठीक है, इन 4 क्षमताओं को सम्मिलित किया गया है। आगे देखो भी, कक्षा में विद्यार्थी के व्यक्तिक विभेदन क्या हो सकते हैं? तो लाभकारी है। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेदन है वो लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, कौन सा व्यक्ति भिन्नताओं का कारक नहीं है? कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारक नहीं है? तो निर्देशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो वो हो जाएगा शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, कुछ छूट देना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष है वो स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यह कथन है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन किसके अनुसार है? तो टर्मन के अनुसार है, टर्मन के अनुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो ये अल्फ्रेड बिन्ने का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, बुद्धि वह तत्व है जो मानसिक योग्यता में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। यह कथन किसका है? तो ये रेक्स व नाइट का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो भी, मानव बुद्धि व विकास की समझ शिक्षकों को के योग्य बनाती है। तो मानव बुद्धि और विकास की समझ है वो शिक्षकों को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी शिक्षक जब मानव विकास व बुद्धि
की समझ विकसित करता है तो वह यह समझ पाता है कि छात्रों में कई व्यक्तिक विभिन्नताएं होती है और इसके साथ ही विविध अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं, उनकी समस्याओं, अनेक प्रबंध के तरीके व साधनों आदि के बारे में भी उनकी समझ विकसित होती है और इस तरह शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण संबंधी स्पष्टता भी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो वो हो जाएगा किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सामाजिक किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सावेगिक प्रक्रिया का प्रदर्शन। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी एक सृजनात्मक व्यक्ति में कई विशेषताएं होती है परंतु किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सावेगिक प्रक्रिया प्रदर्शित करना एक सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, थारनडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? तो बुद्धि के 3 प्रकार यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक हो जाएंगे। सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन के द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? तो ये अमूर्त बुद्धि का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है वो बताना आपको। तो वो हो जाएगा लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है। ये जो स्टेटमेंट है, विशेषता है, वो गलत है, सही नहीं है। आगे देखो भी, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को एक कविता दिन के दौरान किसी भी समय सुनाने के लिए कहा। यह सृजनात्मकता के किस घटक को प्रदर्शित करता है? तो ये लचीलापन को प्रदर्शित करता है। यानी शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को दिन के किसी भी समय कविता सुनाने को कहा गया है, अतः शिक्षिका ने समय की बाध्यता न रखते हुए लोचनशीलता या फिर लचीलेपन को अपनाया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी। अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके और उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। आप जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे क्या करेंगे? अनुप्रेरित करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, यह स्टेटमेंट एकदम सही है भी। ठीक है, आगे चलती है। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है। अमूर्त बुद्धि है वो किसी व्यक्ति की समस्या सुलझाने में मदद करती है, उसकी मदद करती है। अमूर्त बुद्धि का अर्थ प्रतीकों, चिन्हों, संकेतों आदि के उपयोग करने की क्षमता से होता है। यह विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुलझाने में उपयोगी है। आगे बात करते हैं, जेनसन परिकल्पना का संबंध क्या है? तो यह बुद्धि से हो जाएगा। जेनसन तथा सोकले द्वारा बुद्धि पर आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव से संबंधित शोध किया गया और उन्होंने पाया कि बुद्धि के निर्धारण में आनुवंशिकता का प्रभाव लगभग 80%, जबकि वातावरण का प्रभाव लगभग 20% पाया जाता है। इसे ही जेनसन परिकल्पना कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं, एक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। तो वो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। सामाजिक इसमें आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वो रेक्स व नाइट का है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? तो ये बकीगम ने कहा था। बकीगम ने, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो टर्मन का हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा
वह हो सकता है तो वो अंतःवैयक्तिक हो सकता है। अंतःवैयक्तिक यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया? तो ये बर्ट व बर्नन ने किया था, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से गिलफ्रेड की संरचना में शामिल विमा नहीं है तो वो हो जाएगा मूल्यांकन। गिलफ्रेड की बुद्धि की संरचना में 3 विमाएं सम्मिलित है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, गिलफ्रेड के बुद्धि संबंध मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? तो वो हो जाएगा विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। आगे चलते हैं, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे कि पेरा घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है तो वो हो जाएगा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। स्टर्नबर्ग द्वारा प्रस्तुत बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत एक सूचना प्रक्रम सिद्धांत है और यह सिद्धांत उन्होंने 1985 में अपनी बुक बियॉन्ड IQ में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार बुद्धि अलग अलग प्रकार के घटकों में बंटी होती है और उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि और सृजनात्मक जिसे हम अनुभवजन्य बुद्धि या तथा व्यवहारिक को अपन बोल सकते हैं संदर्भात्मक बुद्धि। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट यहां पे देखिएगा, गार्डनर द्वारा प्रस्तुत बहुबुद्धि सिद्धांत की कुछ कमियां या फिर सीमाएं हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्प में ही विकल्प 4 सत्य है क्योंकि गार्डनर या उनके किसी सहयोगी द्वारा इन बहुबुद्धियों के मापन हेतु कोई परीक्षण तैयार नहीं किए गए और इन परीक्षणों की अनुपस्थिति में इन विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है और यह बहुबुद्धि सिद्धांत की वैधता पर प्रश्न उठता है। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत है वो गिलफ्रेड, ये सही नहीं है। तो अगला देखो भी, क्लासिकी अनुबंध है ये पावलोव हो जाएगा, एकदम सही है। और मनोसामाजिक सिद्धांत है वो एरिक्सन हो जाएगा और अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम है वे असुबेल हो जाएगा, एकदम सही है। लेकिन 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि के अंतर्गत सामान्य योग्यता का कारक कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया था? तो वो आपका राइट आंसर होगा, स्पीयरमैन ने बताया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? एक तत्व सिद्धांत है वो बिन्ने ने दिया था और बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नडाइक ने दिया था। और समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो थ्रस्टन ने दिया था। और त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफ्रेड ने दिया था। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है तो वो हो जाएगा विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल हो जाएगा। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये केटल ने दिया था। बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन किसने किया? तो ये स्टर्नबर्ग ने किया था, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और स्टर्नबर्ग द्वारा प्रस्तुत बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के अनुसार सभी संज्ञात्मक कार्यों में शामिल मानसिक ऊर्जा या क्षमता को क्या नाम दिया? तो ये जिक कारक, क्या नाम दिया? जिक कारक नाम दिया। स्पीयरमैन द्वारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और इस सिद्धांत में उन्होंने सामान्य कारक या फिर जी कारक तथा विशिष्ट कारक एक कारक को बुद्धि के 2 कारकों के रूप में बताया।
इसमें इनमें से जी कारक जन्मजात होता है तथा सभी संज्ञात्मक कार्यों में शामिल होता है। जी कारक को स्पीयरमैन द्वारा मानसिक ऊर्जा की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभावों, अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को समझकर उसमें विभेद करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो वो अवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है, यानी अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अंतःवैयक्तिक यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सुझाया गया? तो वो हो जाएगा सांस्कृतिक। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? तो ये थारनडाइक का हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थारनडाइक द्वारा प्रस्तुत बुद्धि का बहुखंडन सिद्धांत ही बुद्धि का मात्रा सिद्धांत कहलाता है। थारनडाइक द्वारा ही बुद्धि की गुणवत्ता को स्नायु तंत्रों की मात्रा द्वारा निर्धारित करने की बात कही गई है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, तो वो अंतःवैयक्तिक हो सकता है। अंतःवैयक्तिक हो सकता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या कितनी होती है? तो 120 यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थारनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, तो वो हो जाएगा बहुतत्व सिद्धांत हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता या फिर प्रवर्तक कौन थे? तो थ्रस्टन हो जाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि में कौन से प्रकार को मृदुल बुद्धि कहा जाता है? तो ये शाब्दिक बुद्धि को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता? तो वो हो जाएगा अभिवृद्धि, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अभिक्षमता का आशय व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता से होता है, अतः यह काफी हद तक आनुवंशिक रूप से निर्धारित विशेष क्षमता होती है। इसी प्रकार व्यक्तिक भी जैविक और आनुवंशिक कारकों से प्रभावित होता है, परंतु किसी व्यक्ति की अभिवृद्धियां जो कि उसके नजरिए दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, आनुवंशिक कारकों की उनमें कोई भूमिका नहीं होती। अभिवृद्धियां पूर्णतः वातावरण द्वारा निर्धारित होती है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, तो वो मूर्त बुद्धि कहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को क्या बोलते हैं? मूर्त बुद्धि कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मूर्त बुद्धि को ही व्यावहारिक बुद्धि कहा जाता है। वास्तविक व्यवहार में दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में विभिन्न वस्तुओं का उपयोग लेने में या घरेलू स्तर पर मशीनों के संचालन आदि हेतु मूर्त बुद्धि ही व्यवहारिक रूप से उपयोगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत की विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो वो हो जाएगा प्रणाली। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो वो हो जाएगा उद्यमी सामर्थ्यता, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गोलमैन का नाम जाना जाता है, तो वो सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? तो बुद्धि के 8 प्रकार माने हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो वो अंतरावैयक्तिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। गार्डनर के बहुबुद्धिक सिद्धांत के अनुसार बहुबुद्धिक सिद्धांत के आधार पर आर्मस्ट्रांग द्वारा अपनी पुस्तक मल्टीपल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम में यह सुझाव दिया कि विशिष्ट प्रकार की बुद्धि को विशेष व्यवसायों से संबंधित किया जा सकता है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से एयरफोर्स पायलट हेतु शारीरिक गति संवेदी बुद्धि संबंधित है। नोट, यदि स्थानिक बुद्धि विकल्प में उपलब्ध होता तो वही सही उत्तर होता। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट है
संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो वो अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें वो हो जाएगा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और हार्वर्ड गार्डनर द्वारा एक न्यूरोसर्जन के रूप में कार्य करते हुए यह पाया गया कि किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के मस्तिष्क की किसी विशेष हिस्से में हुई हानि किसी विशिष्ट योग्यता को ही प्रभावित करती है। इसे ही उन्होंने बहुबुद्धि के अस्तित्व का मुख्य आधार माना। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो वो हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भी, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत पर बल देता है तो वो हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? तो वो हो जाएगा मानसिक वर्ती, मानसिक वर्ती 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, मानसिक वर्ती समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न कर सकता है जब व्यक्ति किसी मानसिक वर्ती के कारण समस्या को सिर्फ एक ही प्रकार से देखता है, उसके अन्य पहलू को नहीं देख पाता और इस प्रकार उसकी विशिष्ट मानसिक वर्ती के कारण वह समस्या को नहीं सुलझा पाता। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? तो वो हो जाएगा स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है? तो वो समूह कारक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। तो ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से क्या है, प्रभावित है। चूंकि शिक्षिका विभिन्न अधिगम शैलियों को समझाते हुए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित प्रतीत होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब बताया था, कब दिया था? तो 1912 में दिया था। टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की गणना कब की गई? तो ये 1916 में की गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो वो देता है बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अपनी अकुशलता को छुपाते हैं। यानी निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपने अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। बुद्धि परीक्षणों के कई उपयोग के अलावा इनके कुछ एक दुरुपयोग भी हो सकते हैं। यदि बुद्धि परीक्षणों की सहायता से बुद्धि को मापने के बाद अध्यापकों द्वारा विशेष औसत से कम बुद्धि वाले बालकों को लेबल कर उनके लिए कोई विशेष प्रयास करे बिना ही छोड़ दिया जाता है, तो यह बुद्धि परीक्षणों का एक बड़ा दुरुपयोग साबित होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी भाई? तो उनकी बुद्धि लब्धि है वो 120 हो जाएगी। इस प्रकार से याद कर लेना, मानसिक आयु अपॉन में क्या होता है, आयु होती है, और इनटू क्या करना है आपको, 100 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 120 आ गया। आगे देखो भी, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो वह किस श्रेणी में आएगा? तो औसत में आएगा। उनकी मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो औसत के अंदर आएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं, की मानसिक आयु मानी जाएगी? तो 6 वर्ष मानी जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, बालक का कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है,
परंतु वह सिर्फ उन्हीं पदों को ही हल कर पाया जो कि 6 वर्ष के बच्चे कर पाते हैं। तो अतः उन बालक की जो मानसिक आयु है वो कितनी है, 6 वर्ष है। सृजनात्मकता की विशेषता है तो वो उपरोक्त सभी हो जाएगी, मौलिकता, लचीलापन और प्रवाहशीलता, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है तो वो हो जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण। क्या हो जाएगा अभी, आर्मी बीटा परीक्षण, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे परीक्षण जिसमें चित्रों व संकेतों की सहायता से बुद्धि परीक्षण के एकांश निर्मित होते हैं तथा ये परीक्षण एक ही समय पर कई लोगों की बुद्धि का मापन कर पाते हैं, अशाब्दिक समूह परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण कहलाते हैं। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण का उदाहरण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था तो वो टर्मन ने किया था। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है तो वो बिन्ने को कहा जाता है। एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षण के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई तो वह बालक किस वर्ग में आएगा, तो वो बालक है वो अति प्रखर बुद्धि में आएगा, अति प्रखर बुद्धि में। नेक्स्ट पर बात करते हैं 12 वर्षीय विद्यार्थी मोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उनकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी, तो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 होगी, 9 होगी भाई, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन होगा 9 होगी। इसको किस प्रकार से आप हल करोगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, मानसिक आयु आपको याद करनी है तो आपने एक्स मान लिया, अपोन में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी आयु कितनी है 12 है और इनटू आपको 100 लगाना पड़ेगा और आपको आगे दिया क्या गया है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू उसकी 75 दी गई है। तो इस प्रकार से x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो गया 75 इंटू 12 हो जाएगा और अपोन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो अपोन में इसको सोल्व करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया तो ये बिन्ने ने विकसित किया था। आगे देखो भी जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं तो वो हो जाएगा 70 से कम। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है वो 70 से कम है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भी। आगे देखो भी एक बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 105 है, एक बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा तो उसे सामान्य बुद्धि में वर्गीकृत किया जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक औसत या फिर सामान्य बुद्धि की श्रेणी में शामिल होते हैं और 110 से 120 औसत से अधिक हाई एवरेज। नेक्स्ट पर बात करते हैं एक 11 वर्षीय बालक जिनकी मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है, किस श्रेणी में आएगा भी, तो ये औसत बुद्धि में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो भी विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी संवर्ग की संज्ञा दी है। नीचे दिए गए श्रेणियों संवर्गों के 4 अनुक्रम दिए गए हैं, उनमें से ठीक व सही अनुक्रम समूह आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और प्रतिभाशाली, तो 2 नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी यहाँ दिए गए संवर्गों को निम्न से उच्च बुद्धि लब्धि के अनुक्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो इसमें जड़ बुद्धि कौन सी होती है, तो 0 से 25 जड़ बुद्धि हो गई, मंद बुद्धि 80 से 90 मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि 120 से 140 और प्रतिभाशाली 140 से ऊपर टर्मन के अनुसार है ये। नेक्स्ट देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आत्म संप्रत्यय के संबंध में सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है, ये संबंध में सही नहीं है, भी संप्रत्यय के संबंध में सही नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या माना जाता है, तो जड़ बालक माना जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो वो हो जाएगा आर्मी बीटा टेस्ट, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी अगला क्वेश्चन है पास एलांग टेस्ट का विकास किसने किया, तो ये किया था WP अलेक्जेंडर ने। पास एलांग टेस्ट का निर्माण है वो 1937 में WP अलेक्जेंडर द्वारा किया गया और यह एक निष्पादन परीक्षण है जिनका उपयोग 7 वर्ष से 20 वर्ष के लोगों की बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगा सरल गणित समस्याएं हल करना, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी हैं तो वो सभी के लिए है, बालकों के लिए भी, गूंगे और बहरों के लिए भी और निरक्षरों के लिए भी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आपका इसमें राइट आंसर होगा।
यानी बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जिनमें परीक्षार्थी के सामने वास्तविक रूप से कुछ वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है और उन वस्तुओं का परिचालन विद्यार्थी को करना होता है। ये सभी परीक्षण छोटे बालक, निरक्षर व्यक्तियों और गूंगे व बहरे व्यक्तियों सभी के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट अपन यहां पे बात करते हैं RIASEC मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये हॉलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, हॉलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, कक्षा 6 के बच्चों का औसत IQ क्या होता है, औसत IQ है वो 100 होता है। सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकताओं, सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है, तो वो हो जाएगा तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्ति और स्थापन, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। तैयारी को अपन आयोजन भी बोल सकते हैं या फिर प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। दूसरा इसका चरण होता है उद्भवन को विश्रांति भी बोल सकते हैं और डिवोशन भी बोल सकते हैं या फिर उस्मायन भी बोल सकते हैं। और 3 नंबर चरण होता है प्रदीप्ति को हम प्रबोधन भी बोल सकते हैं और प्रभाषण भी बोल सकते हैं। और नंबर 4 चरण होता है सत्यापन का प्रमाणीकरण बोल सकते हैं और संशोधन भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, वेशलर ने बुद्धि को परिभाषित करने में किस उपागम का सहारा लिया, तो वो हो जाएगा सार्वजनिक उपागम का सहारा लिया। वेशलर ने बुद्धि को व्यक्ति की समग्र क्षमता के रूप में परिभाषित किया है और अंततः उन्होंने सार्वजनिक उपागम का सहारा लिया है। एक सफल पेंटर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है, तो उसमें अमूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि की प्रबलशीलता होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है जिसे मापना आसान है किंतु परिभाषित करना मुश्किल है। यह उक्ति किनकी है, तो ये जेनसन की है। 2 नंबर हो जाएगा। फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है वेशलर बुद्धि परीक्षण को आप किस तरह की श्रेणी में रखेंगे, तो वो शाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण में रखेंगे भाई, शाब्दिक क्रियात्मक श्रेणी में रखेंगे, परीक्षण में रखेंगे। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। वेशलर द्वारा निर्मित प्रथम परीक्षण वेशलर विलेव्यू बुद्धि मापनी 1939 में प्रस्तुत किया था और इस परीक्षण में 5 शाब्दिक मापनी तथा 5 क्रियात्मक मापनी थे और ये वेशलर का परीक्षण शाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किससे अभिक्षमता की माप नहीं होती, अभिक्षमता की माप नहीं होती, तो RAT यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, फुल फॉर्म इसकी। GATB की फुल फॉर्म होती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बेंट्री और FACT की फलानागन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट। आगे देखो भी, नर्तकी में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है, तो यहाँ पे शारीरिक गतिक बुद्धि की 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। केटेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वो हो जाएगा बुद्धि का स्वरूप तरल व ठोस दोनों ही होता है, ये इसका कथन सत्य है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उनकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है, तो ये औसत हो सकता है उनकी, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, दिए गए आकृतियों या चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो उसको अपन स्थानिक क्षमता बोलते हैं। किसी स्थान विशेष में या काल्पनिक रूप से प्रस्तुत आकृतियों या चित्रों को परिवर्तित करने की क्षमता स्थानिक क्षमता कहलाती है। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञात्मक प्रक्रिया पर आधारित है, तो वो हो जाएगा स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होता है, बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, तो वो हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं, ये एकदम सही हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए विभिन्न
अध्ययनों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बुद्धि एक समग्र शक्ति है और इसके विभिन्न आयाम है और इसमें विभिन्न पहलू भी निहित होते हैं। नेक्स्ट देखो भी, मंगोलिज्म होता है। मंगोलिज्म मंद बुद्धि होती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मंगोलिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम मंद बुद्धि का एक विशेष प्रकार होता है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं क्योंकि यह एक आनुवंशिक स्थिति होती है जिसमें 21वें गुणसूत्र के जोड़े पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित होता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की निष्पादन मापनी है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की निष्पादन मापनी है, तो वो चित्रपूर्ति हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वेशलर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए का निर्माण करती है। 1949 में 6 से 16 वर्ष के बच्चों की बुद्धि के मापन हेतु किया गया था और इस परीक्षण में 6 शाब्दिक मापनी और 6 क्रियात्मक या फिर निष्पादन मापनी है और चित्रपूर्ति परीक्षण एक क्या है, निष्पादन मापनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, तो वो भावनाओं की आलोचना। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है, तो वो हो जाएगी बालक क्षमता का ज्ञान, बालक वर्गीकरण और भावी सफलता का ज्ञान। उपरोक्त सभी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखो भी, यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस परीक्षण की श्रेणी में आता है, तो ये बुद्धि परीक्षण की श्रेणी में आता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक ही आयु कहलाती है, तो वो वास्तविक आयु कहलाती है। व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने की आयु उनकी तैथिक आयु या फिर कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु कहलाती है। अगले देखो भी, अगला क्वेश्चन है, जैविकीय बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो शेषी ने किया था। जैविकीय बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन है वो शेषी ने किया था। प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, थ्रस्टन ने किया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि में ड्रो ए मैन परीक्षण के निर्माता थे, तो वो गुड NF हो जाएंगे। गुड NF यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बुद्धि में ड्रो ए मैन परीक्षण के निर्माता थे, गुड NF। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संज्ञान स्मृति व मूल्यांकन के आधार पर गिलफोर्ड ने कौन सी विमा को 5 मानसिक क्षमताओं में बांटा, तो वो हो जाएगा संक्रिया। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। संक्रियाएं संज्ञान स्मृति अपसारी और अभिसारी चिंतन तथा मूल्यांकन है और विषय वस्तु है वो आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक होता है और उत्पादन है वो इकाई, वर्ग, संबंध और पद्धतियां, स्थानांतरण आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेलोवी तथा मेयर ने सांवेगिक बुद्धि तत्वों को कितने भागों में बांटा, तो वो 5 भागों में बांटा। निम्न में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो वो हो जाएगा आर्मी बीटा टेस्ट। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से भविष्य कथन में अधिक मददगार है, तो वो हो जाएगा अभिक्षमता। अभिक्षमता है वो अधिक मददगार हो जाएगी। आगे चलते हैं, भविष्य कथन में अभिक्षमता या फिर अभियोग्यता सर्वाधिक मददगार होती है। अधिक्षमता से आशय व्यक्ति की उन अंतर्निहित क्षमताओं से है जिनके कारण वह भविष्य में किसी विशेष क्षेत्र में सफल होगा, इसकी संभावना होती है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जन्म कब हुआ, तो ये 1912 स्टर्न ने किया था 1912 में। केटेल के बुद्धि सिद्धांत में ठोस बुद्धि का निर्धारण होता है, तो वो होता है अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, केटल द्वारा प्रस्तुत तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत में ठोस बुद्धि व्यक्ति के अर्जित अनुभव एवं भंडारित ज्ञान को प्रदर्शित करती है, अतः इसका निर्धारण अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान से होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में आता है, प्रस्तुत दशाओं में परिवर्तन हेतु सुझाव देने की योग्यता गिलफर्ड के प्रज्ञा संरचना सिद्धांत में कहलाती है, तो वो समरूप रूपांतरण कहलाती है। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक 11 वर्षीय बालक जिनकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा, तो वो औसत बुद्धि में आएगा भी।
0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहेंगे, तो जड़ बालक कहेंगे। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा, तो ये मंद बुद्धि में आएगा। आगे अपन बात करते हैं गिलफर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ हैं, तो वो 180 कोष्ठ हो जाएंगे। 180 कोष्ठ यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिभावना बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो वो 130 से अधिक होती है। औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है, तो वो 91 से 110 होता है। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तुएं बनाता है, यह दर्शाता है, तो ये सृजनशीलता दर्शाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अनुपयोगी वस्तुओं से कोई भी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना सृजनशीलता को प्रदर्शित करता है। एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है, तो ये सृजनशीलता दर्शाती है। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, तो वो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी निम्न में से श्रेणी का है, तो वो हो जाएगा विशिष्ट श्रेणी का। यानी बालक में किसी भी प्रकार की विशिष्ट क्षमता अत्यधिक अच्छी होने पर बालक विशिष्ट प्रतिभाशाली है, यह पता चलता है। संगीत, नृत्य, अभिनय, पेंटिंग, चित्रकला, लेखन कला आदि में श्रेष्ठता विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों में उपस्थित हो सकती है। सृजनशील बालकों के विशेष लक्षण, प्रबल जिज्ञासा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सृजनात्मकता व बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वो हो जाएगा सृजनात्मकता के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता तथा बुद्धि पर कई शोध किए गए हैं और उनके आपसी संबंधों को जानने के प्रयास किए गए हैं। इन अध्यायों द्वारा यह स्पष्ट है कि सृजनात्मकता होने के लिए औसत बुद्धि का होना एक आवश्यकता है, अर्थात औसत से कम बुद्धि के बालक सामान्य अधिक सृजनात्मक नहीं होते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है, तो वो हो जाएगा निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है, तो वो हो जाएगा अनुशासन नहीं है। बाकी मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, ये सृजनशीलता का मुख्य तत्व है, लेकिन अनुशासन नहीं है। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं, सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है, उपरोक्त कथन है, तो ये रिबोट का है। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो वो हो जाएगा अंतरावैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट देखो भी, गार्डनर द्वारा प्रस्तुत बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतरवैयक्तिक बुद्धि तथा अंतरावैयक्तिक बुद्धि का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से होता है, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि में स्वयं के तथा दूसरों के संवेगों को समझना शामिल होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो भी, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो वो हो जाएगा अनुकरण। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य बालकों की तुलना में क्या होता है, भी भिन्न होता है। सृजनात्मक बालक में पाई जाती है, तो वो परिहास प्रियता पाई जाती है। सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों की सृजनशीलता है वो भिन्न होती है, यानी बुद्धि लब्धि का सृजनात्मकता से कोई प्रत्यक्ष या फिर सीधा संबंध नहीं होता। अतः सामान्य बुद्धि वाले बालकों की सृजनात्मकता में भी भिन्नता पाई जाती है, अर्थात एक समान बुद्धि लब्धि वाले 2 बालकों में से एक में सृजनात्मकता कम तथा दूसरे में अधिक हो सकती है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो वो अपसारी चिंतन से हो जाएगी। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, तो वह सृजनात्मक कहलाता है। उपरोक्त कथन है, तो ये स्टेन का उपरोक्त कथन हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपना नया टॉपिक आ जाता है अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के विभिन्न सिद्धांत। ये टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में
कवर करने वाले हैं। आज जिस टॉपिक का हमने रिवीजन किया है, आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और व्याख्या पढ़ाने वाले बच्चे, अब मेरे को ये बताओ भी दोस्तों, आप खुश हो ना, इस प्रकार से क्लास लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है? चलो भी, बहुत बढ़िया। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और क्लास आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में जो रिट लेवल 1st और 2nd की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।